Hello everyone, welcome back to Current Exam. So today we are going to study important articles of this week. आज हम जो इस सप्ताह के important articles होंगे उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का ये पहला आर्टिकल है फिक्स द फ्लॉज। इस आर्टिकल में जो SIR वाला मुद्दा जो अभी उठा हुआ है बिहार में उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन पे क्रिमिनल फ्रॉड के चार्जेस लगाए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम SIR का फुल फॉर्म देख लेते हैं। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो बिहार का इलेक्टोरल रोल है, जो लिस्ट है जिसमें लोगों के नाम वगैरह होते हैं, उसका रिवीजन चल रहा है। उसमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि 65 लाख लोगों को लगभग उनके नाम काट दिए गए हैं विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीजन। इसी को राहुल गांधी जी ने क्रिमिनल फ्रॉड बताया हुआ है। ठीक है, इस आर्टिकल में और भी कंसर्न्स की बात किया है। इसमें बताया कि 5 तरह के इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस अभी फॉलो किए जा रहे हैं, जिनमें पहला है वोटर रजिस्टर्ड मल्टीपल टाइम्स विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आदमी एक ही बार रजिस्टर कराता है और एक ही बार वोट देता है। पर अगर वही व्यक्ति एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई बार रजिस्टर करा ले अपने आप को, तो वो कई बार वोट दे सकता है। इसका मतलब एक आदमी एक ही पार्टी के लिए 5 से 6 बार या जितनी बार वो रजिस्टर करेगा उतनी बार वोट देगा। तो ये एक गड़बड़ चीज है ना, ये एक कंसर्न है। दूसरा कंसर्न क्या है कि आइडेंटिकल इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि जो एपिक नंबर होते हैं वो मल्टीपल स्टेट्स में अलग अलग लोगों के नामों पर रजिस्टर है। यानी मान लो कि ये हमारा एक एपिक नंबर है, इसी नंबर पर कई लोगों के नाम रजिस्टर हैं, वो भी अलग अलग स्टेट्स में। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, ये भी एक कंसर्न है। तीसरा कंसर्न क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स लिस्टेड एट सिंगल एड्रेस। अब जैसे अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि एक एड्रेस है जहां पे 80 लोगों का नाम रजिस्टर है, यानी कि उस एड्रेस पर 80 लोग रह रहे हैं, ऐसा उसमें दिखाया गया है। तो ये भी एक कंसर्न है। ठीक है, और चौथा कंसर्न क्या है कि बूथ स्लिप्स शोइंग मल्टीपल वोट्स बाय द सेम पर्सन इन सिंगल बूथ रिप्रेजेंट्स अ सीरियस वायलेशन ऑफ वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल। यानी जहां पर आप वोट करते हैं वहां पे एक स्लिप दी जाती है आपको कि आपने ये वोट दे दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि सिंगल बूथ में सेम पर्सन कई बार वोट डाल देता है। ये भी ऐसा भी पाया गया है कुछ बूथ में, ऐसा स्लिप से पता चला है, जो कि वन पर्सन वन वोट का वायलेशन है। ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है। वन पर्सन वन वोट का मतलब ये हुआ कि एक आदमी केवल एक ही बार वोट दे पाए। यही तो बेस्ट प्रैक्टिस होता है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक पर्सन कई बार वोट दे दे, है ना। तो ये भी एक कंसर्न है। अब ECI क्या कह रहा है कि SIR जो हम कर रहे हैं बिहार में, वो इन्हीं सब एनॉमलीज, इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने के लिए कर रहे हैं। पर इशू क्या आ रहा है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, इसमें किसी कागज को मान्य नहीं किया है। इवन आधार कार्ड को भी जो है मान्यता नहीं दिया है कि इससे पता चले कि ये जो एपिक नंबर है एक जेन्युइन पर्सन का नाम पर ही है। इस तरह का कोई आईडी वो मान्य नहीं कर रहा है। तो अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको SIR को पब्लिक करना होगा। SIR मतलब जो 65 लाख लोगों के जो आपने नाम हटाए हैं, चाहे जिस भी रीजन से हटाए हो, आपको उनके नाम पब्लिक करने होंगे और उसमें रीजन भी देना होगा कि इस रीजन की वजह से हमने इनके नाम काटे, और आधार कार्ड को वैलिड आईडी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो बिहार में SIR एक्सरसाइज हो रही है उसमें क्या क्या इशू आ रहे हैं। एक तो है कि रस्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बहुत जल्दबाजी में ये सब किया जा रहा है। तो जब कोई काम जल्दबाजी में किया जाता है तो कुछ ना कुछ इश्यूज उसमें आने लाजमी है। दूसरा एक इशू ये है कि प्रॉब्लमेटिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स रिस्क क्रिएटिंग न्यू इश्यूज, यानी कि जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इसमें किया जा रहा है उसमें कुछ अलग अलग तरीके के इश्यूज भी आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई आईडी कार्ड ये लोग माने ही नहीं कर रहे तो कैसे वेरीफाई करें। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। और डाटा ऑलरेडी शो दैट हायर डिलीशंस अमंग विमेन इलेक्टोरल्स
than men in Bihar. जिन लोगों के नाम वहां से डिलीट कर रहे हैं उसमें विमेन के ज्यादा नाम है, मेन के कम है बिहार में। इसका मतलब कि जो मार्जिनलाइज इलेक्टर्स है या वल्नरेबल सेक्शन है उनके नाम हटाए जा रहे हैं, तो ये चीज हो रही है। अच्छा, चुनाव से संबंधित अदर चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये, ध्यान से देखिए। पहला दिया है कि लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैंपेन फाइनेंस रेगुलेशंस एंड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और जो फाइनेंस रेगुलेशन होता है कि एक व्यक्ति इतना खर्च कर सकता है, एक पार्टी इतना खर्च कर सकती है और उसका विवरण देना होता है, तो इसमें ये बता रहा है कि ऐसी चीजों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है, एक ये इशू है। दूसरा क्या है कि टैलिंग वीवीपैट्स फ्रॉम ओनली अ स्मॉल सैंपल्स रादर देन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस, यानी कि जो वीवीपैट हमको मिलता है ना, लास्ट में दिखाई देता है जो थोड़ी देर के लिए कि आपने किसको वोट दिया है, तो इसको बहुत ही कम रेशियो में टैली किया जाता है ये जानने के लिए कि सब कुछ सही है, कहीं भी कोई धांधली नहीं हुई है। जब थोड़े ही सैंपल को, बहुत छोटा सैंपल हम मिलाते हैं तो उससे हमें कुछ खास पता नहीं चलता है। तो इसमें कह रहा है कि ये भी एक इशू है कि हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बड़े प्रोपोर्शन को या बड़े सैंपल्स को हमें टैली करना चाहिए वीवीपैट से और जो उसमें वोट डाले गए हैं उससे, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है। तीसरा चैलेंज क्या है कि इनएडिक्वेट टेक्निकल सेफगार्ड्स फॉर सिंबल लोडिंग इन वीवीपैट्स। अच्छा, ये एक टेक्निकल इशू है कि भाई अगर हमने ध्यान नहीं दिया या सॉफ्टवेयर में हमने कुछ गड़बड़ी कर दी तो हम बटन दबा रहे हैं बीजेपी का लेकिन जा रहा है कांग्रेस में, है ना, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित कोई टेक्निकल सेफगार्ड इसमें नहीं है, ये एक इशू है। और चौथा है कि अनविलिंगनेस टू सबमिट द ईवीएम्स टेक्निकल सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट वेरिफिकेशन। अब इलेक्शन कमीशन यहाँ इनसिक्योर फील करता है कि अगर हमने इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट से अपने ईवीएम के टेक्निकल सेफगार्ड्स को चेक कराया उसमें कुछ इशू ना आ जाए और हमारे जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाए, है ना। तो ये एक इसमें चैलेंज है। अगला इशू क्या है कि ईसीआई रेजिस्टेंस टू रिटेनिंग सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम पोलिंग बूथ। अच्छा, ये भी है। अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि ईसीआई ने कहा था कि भैया हमारे इतने सारे सीसी फुटेज हैं, अगर हम उनको देखने बैठ जाएं तो 3600 साल लगेंगे, है ना। तो इस वजह से वो सीसीटीवी फुटेज ही नहीं रखते हैं, कहते भैया हम रखेंगे ही नहीं फुटेज, ना कोई होगा झंझट, है ना। तो ये भी एक चक्कर है। अगला चैलेंज है डिलेज इन पब्लिशिंग फाइनल टर्नआउट फिगर्स। पिछली बार जो अभी 2024 का जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें यही सबसे बड़ा इशू बना था कि शाम होते होते चुनाव आयोग कह रहा है कि 56% टोटल वोट पड़े, पर एक दो दिन बाद वो बढ़ के 62% हो जा रहे हैं, 5 से 6% का उसमें इंक्रीज देखा जा रहा है ना। तो ये भी एक चैलेंज है, ये भी जो है ईसीआई की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें कमी करता है। ईसीआई इन सारे इश्यूज को सॉल्व नहीं कर रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ठीक। तो वे अहेड अब इसमें देखते हैं कि क्या किया जा सकता है कि चीजें व्यवस्थित हो जाए। पहला क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो अपॉइंट करने का उनको तरीका है उसमें बदलाव किया जाए कि पहले पीएम, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये एक 3 लोगों का सिलेक्शन पैनल होता था जो कि एक नामों की लिस्ट बनाता था, उनमें से चुनता था कि ये जो है इलेक्शन कमिश्नर होंगे। पर क्या किया है सरकार ने कुछ साल पहले कि सीजेआई को हटा दिया है और इसकी जगह पे पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ एक मिनिस्टर इसमें सिलेक्शन पैनल में ले आया। तो अब क्या हुआ कि पीएम और जो नॉमिनेटेड मिनिस्टर है ये 2 लोग सरकार के आदमी हो गए, ये विपक्ष का हो गया, तो चलेगी किसकी, सरकार की, है ना। विपक्ष का तो अब इसमें कोई मतलब रह ही नहीं गया क्योंकि मेजोरिटी वोट से सिलेक्शन होता है। तो ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है जो अभी चल रहा है इसमें ये सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, जितना वोटर रोल है ना उसका ऑडिट किया जाए, उसमें देखा जाए कि कौन फर्जी है, कौन 2-2 बार जो है वोटर अपना आईडी बना रखा है ना। इससे फर्जी वोटर से बचने में सहायता मिलेगी, ठीक। तीसरा क्या है कि इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग में ना ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जहां पे उसकी क्रेडिबिलिटी की बात आती है वहां पे तुरंत डाटा शेयर करें। और क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव टेक्निकल सेफगार्ड्स, यानी ईवीएम और ईवीएम से रिलेटेड उसका सॉफ्टवेयर, वीवीपैट, है ना, सिंबल लोडिंग, इन सब चीजों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और मजबूत किया जाए ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी ना किया जा सके।
और क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्टोरल रेगुलेशंस, यानी जो इलेक्टोरल रेगुलेशन है जैसे एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और भी अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनका कड़ाई से पालन किया जाए। और क्या कर सकते हैं, कंसल्टेशंस विद पॉलिटिकल पार्टीज, यानी अगर कोई इशू आता है या क्रेडिबिलिटी में कोई क्वेश्चन उठता है या उठाता है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी चाहिए, ताकि अगर कोई इशू आता है उसको इजीली सॉल्व किया जा सके और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल निभा सके, है ना। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का यहाँ पे यूज होना चाहिए। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था, ठीक है, और ये बहुत ही न्यूज में है, तो इसको बहुत ध्यान रखना है। इलेक्शन से रिलेटेड जितना स्टैटिक पोर्शन है ना, उसको एकदम रट डालो, इससे क्वेश्चन आने ही आने। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल डॉग लवर से रिलेटेड है और ये हेल्थ से रिलेटेड है, तो यानी ये GS2 में आता है। अभी अभी 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा है कि जो भी फ्री रोमिंग डॉग्स हैं, इनको सिटी से हटाया जाए और उनको शेल्टर में रखा जाए। यहाँ पर इसका डाटा दिया हुआ है। As per data, Delhi records roughly 30,000 dog bite cases a year, यानी कि दिल्ली में हर साल लगभग 30,000 डॉग बाइट के केसेस आ रहे हैं, और इसमें जो पुअर अर्बन रेसिडेंट हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, या तो उनकी मृत्यु हो जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको जो प्रिवेंटिव केयर है वो नहीं मिल पा रहा है ना। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है, ठीक। अब यहाँ पे एक इश्यू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दे दिया कि भैया ये करना है, पर वो जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 और ये जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, इसके अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि म्यूनिसिपैलिटीज सीधे सीधे जो फ्री रोमिंग डॉगीज हैं उनको उठा के सिटी से बाहर कर दें और परमानेंटली उनको कहीं शेल्टर में रख दें। ये इन रूल्स और एक्ट के अगेंस्ट है। तो अब यहाँ पे इश्यू ये आ रहा है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती है तो वो कोर्ट का कंटेम्प्ट हो जाता है, और अगर ये कोर्ट का ऑर्डर मान लेती हैं तो वो रूल्स और रेगुलेशन के अगेंस्ट हो जाएगा और ये जेल चले जाएंगे, है ना। ये भी एक इशू है कि भाई कोर्ट ने बिना सोचे समझे ऑर्डर दे दिया, अब इनको पालन करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये भी एक इशू आ रहा है। इस एक्ट को हमें ध्यान रखना है कि ये एक्ट कब बना था। अच्छा, एक इश्यू ये भी है, क्या है कि ये जो एक्ट बना था जिसमें कहा गया कि म्यूनिसिपैलिटीज ज्यादा लंबे समय के लिए जो फ्री रोमिंग क्रीचर्स हैं उनको शहर से बाहर किसी शेल्टर में नहीं रख सकते हैं, वो ये तब बनाया गया था जब सिटी में डेंसिटी कम थी, है ना, लोग कम थे तो कोई इतना इश्यू नहीं था। पर आज के टाइम में सिटी में बहुत डेंसिटी हो गई है, तो इसकी वजह से अब इस एक्ट में बदलाव की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो भी डिमांड है, जो भी नीड्स है, वो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट करना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है। हमने इशू बता दिया, ठीक है। क्या किया जा सकता है इसको देखते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि जो आज के टाइम का जो एक स्टैट्यूट बनना चाहिए जिसमें क्लियरली ये डिफरेंशिएट किया जाना चाहिए कि कौन से ब्रीड के डॉगीज को पाला जा सकता है और कौन ऐसे एग्रेसिव हैं या क्रोनिकली इल हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, तो उन्हें यूथनेशिया दिया जाना चाहिए, यानी उनको अलग रखना चाहिए डेंस एरियाज से। दूसरा कह रहा है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं उन पे ड्यूटीज लगाना चाहिए और एक मिनिमम स्टाफ उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ठीक। और वेटनरी का एक स्टैंडर्ड वहां पे डिसाइड किया जाना चाहिए, ताकि उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे एग्रेसिव और क्रोनिकली इल डॉग्स के लिए एक अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके लिए फिजिकल ट्रांसफर्स भी जरूरी है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि जैसा कि अभी हमने दूसरे वाले में बताया ना कि फिजिकल ट्रांसफर चाहिए, यही बात इसमें कह रहा है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं यानी म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत हैं, तो इनको एक स्टेडी फंडिंग चाहिए होती है, तभी ये डिजीज कंट्रोल वगैरह कर पाएंगे, है ना। तभी जो है इस तरह के शेल्टर्स बन पाएंगे लार्ज स्केल में, और जो स्टेरिलाइजेशन टीम्स हैं तभी ऐसी बड़ी बड़ी टीम्स को बनाया जा सकता है, ताकि अगर कोई डॉगी किसी बच्चे को काट भी लेता है तो उसको रेबीज जैसा इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो ये चीज करने के लिए एक बड़े लार्ज स्केल पे हमें फंडिंग की जरूरत होती है। चौथा कह रहा है कि जो वेटनरी एजुकेशन काउंसिल्स हैं, इन्हें शेल्टर मेडिसिन है इसको अपने करिकुलम में इंक्लूड करना होगा, ताकि जो इनका जो वर्क फोर्स है वो नई फैसिलिटीज को अडॉप्ट करने में सक्षम हो सके, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इस आर्टिकल में ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात किया गया है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये टॉपिक सोशल जस्टिस के हेल्थ टॉपिक से रिलेटेड है, यानी GS2 में आता है। चलिए देखते हैं क्या है।
इसमें एक डाटा दिया हुआ है कि इंडिया में लगभग 500,000 लाइफ वो इस वजह से लॉस्ट हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई सूटेबल डोनर ऑर्गन नहीं मिल पाता है। यानी कि जो जिस ऑर्गन की उन्हें जरूरत है वो नहीं मिल पाने की वजह से लगभग 500,000 लोग अपना जीवन खो बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में जो ऑर्गन डोनेशन रेट है वो 0.8 है पर मिलियन पॉपुलेशन में, जो कि बहुत ही कम है अगर हम कंपेयर करें यूनाइटेड स्टेट और स्पेन से। तो इस वजह से ऑर्गन न मिल पाने से बहुत से लोग अपने जीवन खो देते हैं। ये एक डाटा है। अब इसके कारण पे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इंडिया में ऑर्गन डोनेशन बहुत कम है। तो उसका पहला कारण है डीप सीटेड मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस, यानी बहुत सारी धारणाएं हैं अलग अलग, उन वजहों से ऑर्गन डोनेशन बहुत ही कम होता है। कौन सी धारणाएं हैं? पहली धारणा है कि किडनी निकाल लिया या कुछ निकाल लिया तो वो बॉडी डिसफिगर हो जाती है, मतलब ठीक नहीं रहती है, जिसकी वजह से प्रॉपर फ्यूनरल राइट्स नहीं हो पाते हैं ना। तो एक ये धारणा है, इस वजह से भी। और दूसरी धारणा क्या है? जो पर्सन मृत हो गया है उसका फिजिकल इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है, यानी कि डेड बॉडी के साथ हम कोई खिलवाड़ करें, खिलवाड़ का मतलब उसका ऑर्गन हम निकालें, तो ये अच्छी चीज नहीं है, उसकी इंटीग्रिटी से रिलेटेड अच्छी चीज नहीं है। तो ये भी एक धारणा है जिस वजह से लोग यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन नहीं करते। एक और मिथ है, वो क्या है कि अगर हम ऑर्गन डोनेशन करने लगेंगे तो हॉस्पिटल स्टाफ अगर ठीक लोग नहीं है तो वो लोग जबरदस्ती ब्रेन डेड घोषित कर देंगे और उसके जो ऑर्गन्स है उनको निकाल लेंगे, है ना। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन ही है। ऐसा भी कहीं कहीं केस देखने को मिलता है, बट ये बहुत ही रेयर होता है, इसलिए इसको एक मिथ माना जा सकता है। तीसरा कारण क्या है कि केवल यंग एक्सीडेंट विक्टिम्स ही ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं क्योंकि उनके ऑर्गन अच्छे काम कर रहे होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हर एज के लोग ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। अब इसमें वे अहेड देखते हैं, यानी कि इन मिसकंसेप्शंस को कैसे खत्म किया जा सकता है, ये देखते हैं। पहला कि अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं, लोगों को एजुकेट किया जाए इस रिगार्डिंग। कैसे? आजकल सोशल मीडिया और टीवी का जमाना है, तो इसमें ऑडियो विजुअल कैंपेन चलाए जाएं टीवी में और सोशल मीडिया में, ठीक। और क्या कर सकते हैं कि जो रियल डोनर फैमिलीज है और ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि कैसे ये चीज होती है, कैसे ट्रांसप्लांट ने उनकी लाइफ को बचाया है ना, कैसे ट्रांसप्लांट ने उनकी लाइफ को बेटर किया है। तो ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? वर्कशॉप आयोजित किए जाए जहां पे जो ट्रेंड काउंसलर्स है वो जो लोगों के डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, उनका आंसर दे और इस चीज के बारे में लोगों को अवेयर करे। और दूसरा वे है क्या है कि डोनेशन अवेयरनेस मस्ट बी इंस्टिल्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। यानी कि डोनेशन अवेयरनेस के बारे में बच्चों को, यंग लोगों को स्कूल और कॉलेज से ही जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो इस चीज के बारे में समझ सकें और ये जान सकें कि ये कितना जरूरी है ना। तो ये कर सकते हैं। तीसरा वे अहेड है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है ना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और जो स्टाफ है उनको सारा नॉलेज और स्किल इस चीज से रिलेटेड दी जाए ताकि जो पोटेंशियल डोनर है और उनकी जो फैमिलीज है उनसे बात करके उनको कन्विंस कर सके ऑर्गन डोनेशन के लिए। जैसे एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पे दिया कि अपोलो हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड टीम है, वो टीम ही जो फैमिलीज हैं जो ऑर्गन डोनेट करना चाहती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और इस कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी डिसीजन लेने में हेल्प करती है ना। तो एक ही इस तरह का एक ये इनिशिएटिव लिया जा सकता है। चौथा वे क्या है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स किए जाएं, ग्रास रूट इंगेजमेंट बढ़ाया जाए। पॉलिसी रिफॉर्म मतलब जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ये सिस्टम है कि वहां पे प्रिज्यूम कंसेंट होती है, यानी कि पहले से ही वो कंसेंट होती है। तो अगर एक्सीडेंट होता है और आप डेड हो जाते हैं तो आपका जो ऑर्गन है वो निकाल लिया जाएगा क्योंकि वहां पे पहले से परमिशन रहती है, ठीक है। और अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो ही ये ऑर्गन नहीं निकाले जाएंगे, अदरवाइज ऑर्गन वहां पे निकाल लिया जाता है। तो ये वाला सिस्टम यहाँ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रिज्यूम्ड कंसेंट का एक सिस्टम हो जाए। अगला वे फॉरवर्ड है कि रोबस्ट फैमिली सपोर्ट सिस्टम एंड ग्रीवेंस रेडरेस मैकेनिज्म्स जरूरी है। यानी अगर कोई फैमिली को इशू है तो एक प्रोसेस होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके माध्यम से वो फैमिली अपने इश्यूज या ग्रीवेंसेस को सामने रखे और उनका समाधान किया जा सके, है ना। तो ये चीज किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था। अगला आर्टिकल है एड एंड एडवाइस।
एड एंड एडवाइस का मतलब ये है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी डिसीजन लेते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की एडवाइस सलाह पर ही लेते हैं, अपने आप कोई भी डिसीजन वो नहीं लेते हैं, है ना। तो ये होता है। बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया है कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको पावर दे दिया है कि आप 5 असेंबली मेंबर्स को अपने आप नॉमिनेट कर सकते हैं। उसमें आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या जो जम्मू कश्मीर का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम विपरीत है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर इलेक्टेड गवर्नमेंट की एडवाइस के बिना कोई डिसीजन ले, और अगर वो लेते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड घोषित कर देता है। और ये पावर कैसे मिली है? जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए हैं, सेपरेट किए गए थे, उसको 2023 में अमेंड किया गया है, उसमें बदलाव किया गया है। और उस बदलाव के द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये पावर दिया गया कि वो 5 लोगों को जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकता है बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की सलाह के। वो 5 लोग कौन हैं? 2 लोग हैं कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक, जिनमें से एक विमेन होगी और एक दूसरा कोई व्यक्ति होगा। एक है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर कम्युनिटी का सदस्य, ठीक है, और 2 होंगे अलग महिलाएं अगर उनका रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में कम है। ठीक, तो ये 5 लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। पर इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कुल 119 मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे सरकार बनाने के लिए मिनिमम 60 एमएलए चाहिए एक पार्टी को। अब इसका नुकसान क्या है कि एक पार्टी के पास अगर 55 एमएलए हैं तो इन 5 का सपोर्ट पाकर वो सरकार बना सकते हैं, और अगर इनकी मदद से इसने सरकार बना लिया तो इन 5 के पास ही ये पावर होगा कि ये सरकार गिरा भी सकते हैं। तो ये इसका एक नुकसान है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, दिस कुड कन्वर्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट इनटू मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो माइनॉरिटी में होगी गवर्नमेंट, ये 5 का सपोर्ट पाकर वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बन जाएगी, और जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है इन 5 के सपोर्ट के बिना माइनॉरिटी गवर्नमेंट में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस के अगेंस्ट है, तो इससे चुनाव कराने का कोई ज्यादा फायदा समझ में नहीं आता है। तो इससे संबंधित जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में केस चल रहा है। बस ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये गवर्नर से रिलेटेड है, और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये चीज है इसमें। थैंक यू।